everyone, how are you all? So hope you all are doing well. So today we are going to start new lecture number 12. So हमने last class में देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस देखे, ठीक है। उसके अंदर हमने राउल्ट्स लॉ देखा था। तो राउल्ट्स लॉ क्या था? देखो, राउल्ट्स लॉ था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्ट्स ने बोला कि जो राउल्ट्स लॉ है तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component of the solution is directly proportional to the mole fraction, ठीक है। ओके, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के, तो P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ये वेपर प्रेशर P नॉट मतलब वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि पार्शियल प्रेशर कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक कोई पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, कोई सेकंड कंपोनेंट है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो इसका लिख देंगे P1 इज इक्वल टू P01 एंड X1। सेकंड वाले का P2 मतलब पार्शियल प्रेशर सेकंड वाले का, तो P02 एंड X2, ओके। तो डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीधे मतलब यही कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दो कंपोनेंट्स का, जो P टोटल अगर निकालोगे, P टोटल क्या होता है कि जो P1 है और P2 है इसका सम होता है P1 प्लस P2। इन्होंने ये बोला, जब इन्होंने ये बोला तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम P1 प्लस P2, P टोटल हो गया, ठीक है। अब जब P टोटल है तो P1 की जगह मैं क्या लिखती हूँ? P1 की जगह लिखती हूँ मैं P01 X1। मैंने P1 की जगह P01 X1 लिख दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन। P2 की जगह मैं P02 X2 लिख देती हूँ, P02 X2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो P1 है, P01 है, उसको मैं ऐसे एज इट इज़ लिखती हूँ, और ये जो X1 है वो बेसिकली है क्या? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे फर्स्ट वाले का आपने निकाल लिया तो सेकंड वाले का 1 माइनस एक्स कर दो, तो ये क्या निकलेगा? 1 माइनस X2 प्लस P02 X2, ऐसे तो करेंगे। अब रहेगा कि P01 प्लस सेकंड P02 से सेकंड वाला फर्स्ट वाला माइनस कर दोगे और फिर क्या रह जाएगा? सेकंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, X2।
अब क्या है इसका कंक्लूजन क्या है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ओवर द सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन में, वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से वो रिलेटेड होता ही है। ठीक है, और जो टोटल वो वेपर प्रेशर होता है ओवर द सॉल्यूशन, वो लीनियरली ग्राफ होता है, उसका लीनियरली वेरी करता है ओवर विद द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इसका एक ग्राफ है लीनियरली जो वेरी करता है, इसका ग्राफ ये है। इसमें ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शंस, और ये है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर फर्स्ट का एंड पार्शियल प्रेशर सेकंड का। इन दोनों का सम जो होगा P1 प्लस P2 होगा। ये तो डॉल्टन ने बोला। ठीक है, अब ये जो प्लॉट है P1 और P2, ये वर्सेस है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ है ये। ठीक है, और ये जो फर्स्ट और ये सेकंड जो लिखा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो पॉइंट्स हैं ये मोल फ्रैक्शन के लिए हैं। ये है मोल फ्रैक्शन, ओके, और ये है P टोटल। और ये जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, ये जो P टोटल होता है, P नॉट टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, ये जो P नॉट है ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, ये डिक्रीज या इंक्रीज होता है जब हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं किसी भी एक कंपोनेंट की। ठीक, और वेपर फेज जो है इन कॉम्पोजिशन इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड, किससे होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, लेट्स से अगर y1 एंड y2 जो है मोल फ्रैक्शन है ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन वेपर फेज, जिसके अंदर वेपर बनते हो, तो इसी लॉ को हम यूज करेंगे, डॉल्टन के लॉज को पार्शियल प्रेशर के। कैसे करके, जैसे P1 है y1 P टोटल, ऐसे करके। ठीक है, P2 y2 एंड P टोटल, ओके। और इन जनरल P1 जो है, अगर मैं कहूँ नॉर्मली वे में, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ग्राफ ही था इसके अंदर, आज के लेक्चर में सिर्फ ग्राफ ही था और कुछ था नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, आई थिंक 7 या 8 मिनट्स का ही होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, छोटा छोटा हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।